हेलो स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजिंग के अंदर हम 6th चैप्टर पढ़ रहे थे, इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो हमने बेसिकली जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं एडवर्टाइजिंग के वो क्या हैं, सोशल एस्पेक्ट्स क्या हैं, वो हमने पढ़ ली। इसके बाद पॉइंट आता है बेनिफिट्स या इम्पोर्टेंस या रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग, कि किसको क्या बेनिफिट दे रही है एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो पहला यहाँ पर बताता है बेनिफिट्स टू मैन्युफैक्चरर। वैसे तो देखो जो अब चैप्टर में बचा हुआ है ना वो हमने पढ़ लिया है पहले, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा बता दूंगी आपको, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड, इसलिए ये पढ़ना ज़रूरी भी है। ठीक है, देखिए क्या है, पहला मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड क्या फ़ायदे हैं या मैन्युफैक्चरर को क्या फ़ायदे होते हैं एडवर्टाइजिंग के, वो बता रहा है। पहला है इंक्रीज़ इन सेल, कि जब एडवर्टीज़मेंट की जाती है नए प्रोडक्ट की या एक्सपेंड कर रहे हो आप नए मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को, तो वहाँ पर जब क्योंकि लोग अवेयर ही नहीं होंगे प्रोडक्ट के बारे में, कम्युनिकेट ही नहीं करोगे अगर आप, तो कैसे लोगों को पता लगेगा। और आप क्या चाहते हो कि एक साथ सभी कस्टमर्स को आप बहुत सारे लोगों को एक साथ बात बता दो, अपनी प्रोडक्ट के बारे में बता दो, तो वो सिर्फ एडवर्टाइजिंग से ही पॉसिबल है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि सेल को इंक्रीज़ करने में बेनिफिट दे रही है हमें एडवर्टाइजिंग। इसके अलावा क्रिएशन ऑफ प्राइमरी एंड सेलेक्टिव डिमांड, ये हमने पढ़ा था कि जब प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है मार्केट में, प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट कर रही है एडवर्टाइजिंग की। जब लोगों को पता लगेगा कि इस तरह का कोई प्रोडक्ट है जो यूज़ किया जा सकता है, तभी लोग खरीदेंगे, और वो एडवर्टाइजिंग करती है हमारे लिए। इसके अलावा सिलेक्टिव डिमांड भी है, कि एक तो सभी लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना, एक ये तो हुई हमारी प्राइमरी डिमांड। सिलेक्टिव डिमांड क्या होती है कि लोग कोई स्पेशल मार्केट जिसमें कि हम अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, एक्सेप्ट होने के बाद कि वो आपका ही प्रोडक्ट खरीदे, ये स्पेशल लोग। ठीक है, तो ये होती है सिलेक्टिव डिमांड। तो यहाँ पर ये क्रिएट करती है एडवर्टाइजिंग मैन्युफैक्चरर के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है मास कम्युनिकेशन। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे लोगों को जब एक साथ आप अपनी बात रखना चाहते हैं या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर बेस्ट वे आउट है एडवर्टाइजिंग। इसके बाद आता है लोअर्स प्रोडक्शन कॉस्ट। हमने ये काफ़ी डिटेल में पढ़ा था कि कैसे प्रोडक्शन कॉस्ट को एडवर्टाइजिंग कम कर देती है, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलने की वजह से, इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, जो कि मैन्युफैक्चरर के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके अलावा प्रमोट्स ब्रांड इमेज और गुडविल। यहाँ पर कहता है कि जो एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में सभी जो है कस्टमर जानते हैं, और वो लॉयल भी होते हैं उनके लिए, क्योंकि उनके दिमाग में एक इमेज जो है एडवर्टाइजिंग ने बना दी होती है कस्टमर के दिमाग में। ठीक है, यह इसके बाद है हेल्प्स इन फेसिंग कंपटीशन। कंपटीशन का सामना करने के लिए एक बहुत अच्छा टूल है हमारे पास एडवर्टाइजिंग। नए कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं हम एडवर्टीजमेंट करके, और अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको मेंटेन कर सकते हैं, मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं, और यही चीज़ें तो हमने कंपटीशन को रोकने के लिए या फेस करने के लिए चाहिए। ठीक है, ये है। इसके बाद नेक्स्ट आता है परमानेंट डिमांड। जब ब्रांड इमेज एक अच्छी बन जाती है और आप जो है कुछ इंसेंटिव दे देते हो जो कि आप ऐड के थ्रू बताते हो, ठीक है, तो वो फिर परमानेंट डिमांड क्रिएट कर देते हैं। फिर कस्टमर इतना लॉयल हो जाता है कि वो दूसरे ब्रांड के बारे में सोचता नहीं, सिर्फ आपके ही प्रोडक्ट्स खरीदता है। इसके बाद है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रेप्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स और सेल्समैन। आप देखो कि जब एडवर्टीजमेंट कर दिया आपने, उसकी वजह से डिमांड इंक्रीज़ हो गई आपके प्रोडक्ट की, तो उसके लिए बेचने वाले मिलना कौन सा बड़ी बात है। तो होलसेलर रिटेलर बहुत आसानी से मिल जाते हैं मैन्युफैक्चरर को, एक फ़ायदा है। इसके बाद है इंक्रीज़ इन मोरल ऑफ वर्कफोर्स, कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो एक प्राइड फीलिंग उनके अंदर आती है कि हम इस तरह के रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जो इतना पॉपुलर है। तो एक वो जॉब सेटिस्फैक्शन की जो बात होती है वो फील होती है उनको, और एम्प्लॉयज़ खुश होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली अच्छा चलेगा। यह है। इसके बाद है हेल्प्स इन डायरेक्ट एंड इन इंटरनेट मार्केटिंग, कि जब हम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डायरेक्ट मार्केटिंग के ज़रिए या इंटरनेट मार्केटिंग के ज़रिए, तो यहाँ पर जब हमें इन्फॉर्म करना है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है और परसुएड करना है टारगेट कस्टमर्स को कि वो आपका ही प्रोडक्ट खरीदें, तो वो करने के लिए एडवर्टीजमेंट से अच्छा साधन कुछ नहीं हो सकता। यह है। इसके बाद है हेल्प्स इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। जब आप नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हो तो उसकी डिमांड क्रिएट करने में हेल्प करती है एडवर्टीजमेंट, इसलिए ये फ़ायदेमंद है। इसके बाद है हायर प्रॉफिट्स। डिमांड क्रिएट कर देती है, सेल इंक्रीज़ कर देती है, पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज़ कर देती है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट तो इंक्रीज़ हो ही जाएगा इससे।
तो इसलिए ये सारे फ़ायदे मैन्युफैक्चरर को होते हैं। कस्टमर को या कंज्यूमर को क्या फ़ायदा होता है? पहला है कन्वीनियंस इन परचेज ऑफ प्रोडक्ट। कस्टमर के लिए परचेज़ करना बड़ा आसान हो जाता है, उससे जस्ट जाके प्राइस वगैरह सब बहुत बारी ऐड में बता दिया जाता है, उसको जस्ट जाके बोलना है कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए और वो परचेज़ कर सकता है। तो उसको डिस्काउंट स्कीम्स वगैरह और जो है प्रोडक्ट की यूज़ सब पता है, तो इसलिए क्या है कि कंज्यूमर के लिए फ़ायदेमंद है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग एड्स टू नॉलेज ऑफ कंज्यूमर, कि यहाँ पर क्या है कि जो नया प्रोडक्ट होता है अभी जो मार्केट में नहीं बिक रहा है उसकी ऐड आती है, तो वो कस्टमर अवेयर होते हैं, तो कस्टमर को एक तरीके से एजुकेट कर रही है एडवर्टीज़मेंट कि नए नए ये वाले प्रोडक्ट्स भी हैं मार्केट में। अदरवाइज शायद ऐड ना आती तो हमें बहुत लेट उन प्रोडक्ट्स का पता लगता, जो मार्केट में बिक रहे होते हमें इतनी जल्दी पता नहीं लगता। ठीक है, ये है। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट्स अवेलेबल एट लो प्राइसेस। हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि एडवर्टीज़मेंट की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम होती है, तो जब कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट जो ऐड करना है उसके बाद जो हमारा अमाउंट बनेगा, एमआरपी जो आएगा वो भी कम हो जाएगा, इससे कस्टमर को फ़ायदा है। इसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग, कि यहाँ पर कुछ केसेस में डायरेक्ट लिंक बन जाता है मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में। डायरेक्ट लिंक बनने से जो बीच वाले हैं, जो मिडल मैन हैं, वो हमारे कम हो जाते हैं, उससे कस्टमर को फ़ायदा होता है कि वो सीधा मैन्युफैक्चरर से ख़रीदेगा तो एक रेट जो है ठीक रेट पर उसको चीज़ें मिल जाती हैं। इसके बाद है रिमाइंड्स कंज्यूमर ऑफ एसेंशियल थिंग्स। कई बार कंज्यूमर वैसे भूल जाता है चीज़ों को, लेकिन ऐड उसको याद दिला देती हैं कई सारी चीज़ें, तो हम कई बार भूले होते हैं कि ये चीज़ भी लेनी थी, ऐड देखकर याद आ जाती है। ठीक है, ये है। इसके बाद आया बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। देखने में आया कि एडवर्टाइज प्रोडक्ट जो है, क्योंकि उनमें यही बात ज़्यादा बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और ये है वो है, ऐसी क्वालिटी बढ़िया है, और इससे फिर ब्रांड पॉपुलर हो जाता है, तो वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं क्वालिटी के अंदर, फिर उनको कस्टमर को ठीक क्वालिटी का प्रोडक्ट देना ही पड़ता है। ठीक है, तो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो पाते हैं कस्टमर के सामने एडवर्टाइजिंग की वजह से। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटर या सेल्समैन को क्या फ़ायदे हैं। पहला है इजी सेलिंग। ऑब्वियस है, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी पॉपुलर है एडवर्टीज़मेंट की वजह से हुआ है, जो कि उसको बेचना रिटेलर या होलसेलर के लिए आसान हो जाता है। इसके बाद है नो नीड ऑफ एडवर्टाइजिंग बाय डिस्ट्रीब्यूटर। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको कोई ऐड पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे उनके सेलिंग एक्सपेंसेस कम होते हैं। इसके बाद है इंक्रीज इन सेल्स एंड प्रॉफिट। क्विक टर्नओवर हो जाता है स्टॉक का, ज़्यादा सेल होती है, ऑब्सोलीट स्टॉक के चांसेस कम होते हैं, जिससे कि जो मिडल मैन है या डिस्ट्रीब्यूटर आप कह सकते हो उसकी सेल्स बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ता है। इसके बाद आता है इंश्योर रेगुलर सेल। हम ये देखते हैं जो एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी सेल जो है वो रेगुलर बनी रहती है, सीज़न में तो रहती है, आउट ऑफ सीज़न होने के बाद भी, क्योंकि कुछ इस तरीके की सेल्स प्रमोशन स्कीम्स ले आते हैं और वो एडवर्टाइज़ कर देते हैं फिर, तो वो जो है रेगुलर सेल उनकी बनी रहती है। ये इसके बाद है इंक्रीज़ इन मोरल ऑफ सेल्स फोर्स, कि जो वेल एडवर्टाइज प्रोडक्ट है सेल्स फोर्स भी उसको बेचते हुए कॉन्फिडेंस में रहती है, कॉन्फिडेंट फील करती है, तो इसलिए जो है यहाँ पर एक जो सेटिस्फेक्शन का लेवल उनका बना रहता है, उनका मोरल एक बूस्ट हो जाता है उससे। ठीक है, ये है। इसके बाद आता है लेस प्राइस बार्गेनिंग। जो जिन प्रोडक्ट्स की ऐड काफ़ी ज़्यादा हो रही है और जो सेल हो रहे हैं कंटिन्यू, उसके लिए क्या है कि कस्टमर को पहले ही ये जो है पता है कि ये इतने में ही मिलेगा, तो वो बार्गेन नहीं करते हैं उस चीज़ पर ज़्यादा, क्योंकि प्राइस जो है वो ऐड में ही बता दिया गया है और उसी हिसाब से वो ख़रीदने के लिए आते हैं फिर। ये है। इसके बाद है सेलिंग न्यू प्रोडक्ट। क्योंकि एडवर्टीज़मेंट की वजह से डिमांड प्राइमरी और सिलेक्टिव क्रिएट होती है, इसलिए नए प्रोडक्ट को बेचना आसान हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। ये है। इसके बाद है बेनिफिट्स टू सोसाइटी को क्या फ़ायदे हैं एडवर्टीज़मेंट की वजह से। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है।
एडवर्टीज़मेंट जिन प्रोडक्ट्स की आती है वो जो है चीपर रेट्स पर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने की बात करते हैं। तो लग्जरी प्रोडक्ट्स जो है उनकी डिमांड यहाँ पर क्रिएट हुई है, हमने देखा है, और काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अप हो गया है लोगों का पहले के कंपैरिजन में। इसके बाद है इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट। जो दो बातें हैं यहाँ पर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है ऐड। ये जो है जो ऐड का काम कर रहे हैं, जो लोग जो ऐड कॉपी बना रहे हैं या जो है ऐड एजेंसी की अगर हम बात करें, ये इस तरह का कुछ काम है सारा, तो उससे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती ही है। उसके अलावा इनडायरेक्ट, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ता है, डिमांड क्रिएट होती है, उससे प्रोडक्शन बढ़ता है, उसकी वजह से जो है लोगों को ज़्यादा रोज़गार मिलता है। ये है। इसके बाद है मीडिया अवेलेबिलिटी एट लो रेट्स। हमें जो है कस्टमर को लो रेट पर मीडिया की अवेलेबिलिटी, रीज़न यही है मिलने का कि एडवर्टीज़मेंट्स आती हैं उस पर, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर लेता है मीडिया, जिससे कि फिर हमें सस्ते में मिल जाता है। इसके बाद है इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम और इकोनॉमिक ग्रोथ। एडवर्टाइजिंग जो है उसकी वजह से डिमांड क्रिएट होती है, नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं, और जो है कंज्यूमर अच्छे प्रोडक्ट्स खरीद सकता है, और जो है उसकी वजह से डिमांड क्रिएट होने की वजह से प्रोडक्शन हाई होता है। ओब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ होती है इन सभी चीज़ों की वजह से, क्योंकि नेशनल इनकम बढ़ती है। ये इसके बाद आता है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। एडवर्टाइजिंग जो है वो मैन्युफैक्चरर को हेल्प करती है अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए। इससे फॉरेन एक्सचेंज का इन्फ्लो होगा। एक्सपोर्ट्स तो बहुत अच्छी चीज़ है, हमें पता ही है। इसके बाद है कल्चरल एडवांसमेंट। एडवर्टाइजिंग के थ्रू डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में हम जानते हैं, अदर कल्चर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिससे कि कल्चरल हमारा जो कल्चर है वो मॉडर्न होता है, या रिमोट एरियाज़ तक भी पहुंच होती है उन चीज़ों की। वो बंधनों में जो हम ट्रेडिशनल कस्टम्स में बंधे हुए हैं उनसे हम छूटते हैं थोड़ा। ठीक है, ये है। इसके बाद आता है इनकरेजमेंट टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ब्रांड प्रेफरेंस अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो बिना रिसर्च के पॉसिबल नहीं है। जब आप अच्छी क्वालिटी के इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट्स दोगे तभी लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। लॉन्ग टाइम तक सिर्फ ऐड से नहीं खरीदेंगे ना, आपको वो देना भी पड़ेगा। तो इसलिए क्या है कि ये एनकरेज करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। इसके बाद है इंक्रीजिंग कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। आजकल हम देख रहे हैं कि एड्स में भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, और जो है बहुत सारी, जो हमने आइडिया वाली ऐड पढ़ी थी ना कि मतलब किसी आइडिया की ऐड करते हैं, तो एयर पोल्यूशन के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में, वाटर पोल्यूशन के बारे में, इन चीज़ों के बारे में भी एड्स आती हैं। तो वो एक सोसाइटी के लिए अच्छी चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पॉइंट, इज़ एडवर्टाइजिंग अ वेस्ट। क्या कहता है कि एडवर्टाइजिंग जो है वो बहुत सारे फ़ायदे मैन्युफैक्चरर को दे रही है, कंज्यूमर को दे रही है, डिस्ट्रीब्यूटर को दे रही है, सेल्समैन को दे रही है, सोसाइटी को दे रही है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसी भी नेशन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसमें एक रोल प्ले कर रही है। लेकिन फिर भी कई सारी बातों में एक्सपर्ट्स जो हैं वो एडवर्टीज़मेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, और उनके पास अपने रीजंस हैं उसको क्रिटिसाइज़ करने के। कुछ ऑब्जेक्शंस उन्होंने लगाए हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्शंस और सोशल ऑब्जेक्शंस हैं। देखो, जो हमने इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग पढ़े थे और सोशल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग पढ़े थे, उसमें मैंने आपको साथ साथ ही बताया था कि क्रिटिक्स ये कहता है इस पॉइंट पर, क्रिटिक्स ये कहता है इस पॉइंट पर, वही सारे पॉइंट यहाँ पर हैं। ठीक है, जैसे कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्शंस में क्या क्या कहा था क्रिटिक्स ने कि ये जो है कॉस्ट और प्राइस को डिक्रीज़ करने की बजाय इंक्रीज़ करता है, ये रियल डिमांड में कोई इंक्रीज़ नहीं करता, और न्यू एंट्री को रोकता है मार्केट में, मोनोपोली को बढ़ावा देती है ये एड्स, और कंज्यूमर की चॉइसेस को कम करती है, बिजनेस साइकिल को कम करने के बजाय बढ़ा और देती है, नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट करती है, मोनोपोली क्रिएट करती है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, वही यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है, बिल्कुल सेम। इसके बाद सोशल ऑब्जेक्शंस में हमने पढ़ा था कि डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट करके और मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है लोगों को। दूसरा जो है डिस्टोर्ट कर रही है कल्चर को, और एडवर्टाइजिंग की वजह से जो है मीडिया को कंट्रोल करते हैं एडवर्टाइज़र्स, मटेरियलिज्म को बढ़ावा दे रही हैं एड्स,
बच्चों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है इनका। इसके अलावा विमेन और जो एजड पर्सन्स है उनकी पोजीशन को अंडरमाइन करके दिखाया जाता है, जो कि गलत चीज़ है। मोरल डिग्रेडेशन हो रही है। इनसिक्योरिटी की फीलिंग वाली एड्स आती हैं, बहुत बारी डरा देते हैं हमें एड्स में, तो वो इनसिक्योर फील करते हैं हम। आर्टिफिशियल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किया जाता है, दो प्रोडक्ट हैं बिल्कुल अलग होते भी नहीं है लेकिन फिर भी अलग करके दिखाया जाता है जानबूझ के कि हमारे प्रोडक्ट में पता नहीं क्या है। और कुछ और ऑब्जेक्शंस हैं। देखिए ये सारे ऑब्जेक्शंस आए हैं, क्रिटिक्स ने ये कहा है। तो उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि एडवर्टाइजिंग जस्टिफाइड, कि ये सब होने के बावजूद क्या एडवर्टीज़मेंट को करना सही है, जस्टिफाइड है इसे करना, उसके बारे में ये यहाँ पर बताता है। देखो क्या है, वैसे तो यहाँ बहुत कुछ दिया हुआ है, आप रीड करोगे तो समझ में भी आ जाएगा आपको। मेन बात मैं आपको बताती हूँ यहाँ क्या है कि देखो हमने एक पढ़ा कि बहुत सारे फ़ायदे हैं ऐड के। हमने कुछ ऑब्जेक्शंस भी पढ़े हैं कि भाई बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि गलत है क्योंकि ये वाली चीज़ें करती है ऐड, ठीक है, ऐड की वजह से ऐसा होता है। लेकिन आप जब देखोगे तो ये चीज़ सामने आती है कि जो ये नुकसान है या जिन बातों पर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं एक्सपर्ट्स, वो क्या है बातें, वो एडवर्टीज़मेंट का नुकसान नहीं है हमें, वो एडवर्टाइज़र हमें नुकसान कर रहा है। एडवर्टीज़मेंट थोड़ा ना खुद से कुछ कर सकती है। आप जो दिखा रहे हो वो तो आपके हाथ में है ना कि आपने क्या दिखाना है। तो वो बेसिकली कमियां जो हैं वो एडवर्टाइज़र की हैं, एडवर्टीज़मेंट की नहीं है। एडवर्टीज़मेंट तो बल्कि बहुत अच्छा साधन है जिसके ज़रिए आप बहुत सारे लोगों तक एक साथ अपनी बात कह सकते हो, उनको मोटिवेट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के। अब ये किसने कहा कि आप उसमें झूठे दिखावे करो, ये किसने कहा कि आप वुमेन को अंडरमाइन करके दिखाओ, ये तो आप कर रहे हैं ना। तो ये गलती आपकी है ना कि एडवर्टीज़मेंट की। तो इसलिए आप ये कहें अगर कि एडवर्टीज़मेंट को खर्च करना नहीं चाहिए और ये तो अनजस्टिफाइड है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही नुकसान है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर कहता है एडवर्टीज़मेंट कुछ पॉइंट पर वेस्टेज हो सकती है। क्या है वो पॉइंट? जब आपने ऐड कैंपेन को ठीक से प्लान ना किया हो, गलत प्लान कर लिया आपने। दूसरा, ऐड कॉपी जो है वो रॉन्गली डिज़ाइन कर दिया आपने। इनअप्रोप्रिएट ऐड अपील का इस्तेमाल कर दिया। मीडिया का सिलेक्शन सही नहीं किया। सही ऑडियंस को सिलेक्ट नहीं किया। जिन लोगों को आप बात पहुंचा रहे हो ना वो आपके पोटेंशियल कस्टमर ही नहीं है, बता किसी और को रहे हो, पोटेंशियल कस्टमर कोई और है, ठीक है। मीडिया स्केड्यूलिंग आपने गलत कर दी। मतलब क्या कि जब ऑडियंस देख ही नहीं रहा, पोटेंशियल ऑडियंस, उस टाइम पर आप ऐड दिखा रहे हो अपनी, तो वो रॉन्ग टाइमिंग अगर हो गई तो फिर वो देख ही नहीं रहे तो वो कैसे मोटिवेट होंगे। तो ये सब चीज़ें अगर होती हैं तब ऐड पर किया जाने वाला खर्च वेस्ट होता है, अदरवाइज वेस्ट नहीं होता, ठीक है। इसके बाद आता है रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन क्रिएशन ऑफ डिमांड। क्रिएशन ऑफ डिमांड कैसे करते हैं? देखिए जब मैंने आपको बताया भी है पहले 3-4 बार, क्या ज़्यादा बार ही आ गया होगा कि ऐड डिमांड क्रिएट करती है, ऐड डिमांड क्रिएट करती है। एक्सप्लेन भी किया है पहले, लेकिन यहाँ पर फिर से आया तो एक बारी और रीड कर लेते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर बताता है कैसे डिमांड इंक्रीज होती है ऐड की वजह से। फर्स्ट पॉइंट है प्रमोट्स न्यू यूजेस ऑफ प्रोडक्ट, कि कोई प्रोडक्ट आ रहा है उसका हम एक पर्टिकुलर यूज़ कर रहे हैं। ऐड जो है उसके अंदर उसका दूसरा यूज़ दिखाया जाता है जो हम अभी तक नहीं कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि इसका ये भी यूज़ हो सकता है, और हम ऐड देखकर वो सीख गए और अब हम वो यूज़ भी करने लग गए, तो ज़्यादा खरीदेंगे ना हम, तो इसलिए डिमांड क्रिएट होती है। तो जैसे यहाँ मिल्क मेड का एग्जांपल दे रहा है कि मिल्क मेड को पहले मिल्क के सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज़ किया जाता था सिर्फ, ठीक है, लेकिन बाद में ये देखा गया कि ये इसको हम मिठाई बनाते हुए मिठाई में भी यूज़ कर सकते हैं, तो फिर यूज़ बढ़ गया, उसका यूज़ बढ़ने से उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई, ठीक है, ये है। इसके बाद आता है प्रमोट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़, कि ऐड के ज़रिए आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो, मतलब आपकी कि भाई जैसे ज़्यादा दिन में एक प्रोडक्ट खरीदेगा कस्टमर तो वो जल्दी खरीदने लग जाएगा, अगर वो ज़्यादा यूज़ करेगा तो जल्दी खरीदेगा, तो डिमांड बढ़ेगी। तो जैसे कि संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे, इस तरीके से कि आपको कोई दिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हर रोज़ ही खाने चाहिए अंडे। तो या फिर जैसे कि टूथब्रश जो है आपको एक टाइम सुबह सुबह नहीं करनी चाहिए, दोनों टाइम करनी चाहिए। अब ये जब ऐड दिखाने लगे हैं बहुत सारे लोग तो उसके बाद ही करने लगे हैं ऐसा, तो वो फ्रीक्वेंटली फिर टूथपेस्ट ख़त्म हो गए और वो लेने आएंगे, और ब्रश भी जल्दी ख़राब होगी, वो जल्दी खरीदेंगे फ्रीक्वेंट यूज़ करेंगे तो इसलिए डिमांड क्रिएट होती है। इसके बाद आता है मोटिवेट्स फॉर रिप्लेसमेंट,
ऐड जो है वो रिप्लेसमेंट के लिए मोटिवेट करते हैं कि आप अच्छा, अरे ऐड में बहुत बार इस तरीके से दिखाया जाता है कि अरे अभी तक तुम यही यूज़ कर रहे हो, अब तो ये भी आ गई चीज़, तो हमें ही होता है कि अच्छा हम भी यार यही यूज़ कर रहे हैं, नया ले लेते हैं। तो जैसे कि पहले सिंगल डोर फ्रिज जो है वो ज़्यादा यूज़ होते थे, अब ऐड बहुत बारी आती है कि डबल डोर या ट्रिपल डोर फ्रिज भी आ गए हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि वो उसका यूज़ बढ़ा दिया है, मोटिवेट कर दिया कि अब आप रिप्लेस कर लो, काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो अभी भी, तो वो रिप्लेसमेंट को बढ़ावा देकर डिमांड इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसके बाद है इंक्रीजेज यूजिंग सीज़न। यहाँ पर कहता है कि एडवर्टीज़मेंट्स जो है वो यूजिंग सीज़न जो है प्रोडक्ट का वो बढ़ा देती हैं कि पोटेंशियल कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को थ्रू आउट द ईयर यूज़ करे, इस चीज़ को मोटिवेट करती हैं। जैसे कि इसमें बहुत बड़ी एग्जांपल है कॉफ़ी का, कि पहले इस तरीके की ऐड आती थी कि आप सर्दी में ही कॉफ़ी की ऐड आती थी ज़्यादातर कि अब खरीदेंगे लोग तो पहले ही हमारी वाली की ऐड कर देते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे नेस्कैफ़े कॉफ़ी है, जैसे उन्होंने मोटिवेट किया अपनी एड्स के ज़रिए कि आप गर्मी में भी कॉफ़ी पियो, गर्मी में कोल्ड कॉफ़ी की ऐड कर देते हैं, सर्दी में जो है हॉट कॉफ़ी की ऐड कर देते हैं, तो वो है। इसके बाद आता है इन्फॉर्म्स अबाउट सेल्स प्रमोशन स्कीम्स। ऐड में जो है पोटेंशियल कस्टमर्स को सेल्स प्रमोशन की स्कीम्स बताकर उनको इनकरेज किया जाता है कि प्रोडक्ट खरीदो, तो वो जो है स्कीम्स देखकर हमें लालच आ जाता है कि भाई हाँ अभी तो ये स्कीम चल रही है तो हम अभी ख़रीद लेते हैं, तो इसलिए जो है इंक्रीज़ हो जाती है डिमांड। तो ये तरीके अपनाती है ऐड, जिसके ज़रिए डिमांड इंक्रीज़ करती है। इसके बाद आता है रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में कैसे रोल प्ले कर रही है एडवर्टाइजिंग, कुछ पॉइंट्स ही बताएं। देखो पढ़ तो चुके हैं इनके बारे में, इसलिए पॉइंट दिए हुए हैं कि नेशनल इनकम इंक्रीज कर रही थी, इसलिए ओबियसली उसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अप कर रही है मासिस का, उसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है ज़्यादा, डिमांड क्रिएट कर रही है, और जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा रही है ये। इसके अलावा कंज्यूमर की चॉइसेस को इम्प्रूव कर रही है, और एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रही है, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के में हेल्पफुल है, और बिजनेस साइकिल की जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने में मदद कर रही है। और इन सभी चीज़ों की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, इसलिए जो है ये रोल प्ले है। इसके बाद आता है लिमिटेशंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, कि हमने बहुत सारे फ़ायदे नुकसान सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन एक लिमिट में रहकर आपको कोई भी चीज़ आप करते हो एक लिमिट में रहकर करोगे, हर एक चीज़ की लिमिट्स होती हैं। तो एडवर्टीज़मेंट की भी कुछ लिमिट्स हैं जो कि यहाँ पर हैं, जो हमें हमेशा ध्यान रखनी होंगी। तो पहली लिमिट क्या है, वन वे कम्युनिकेशन, कि एडवर्टीजमेंट में आप सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन कर सकते हो, आपको अपने कस्टमर का फीडबैक तुरंत वहाँ पर नहीं मिलता। फीडबैक मिलता है डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होने की फॉर्म में, जो कि इफेक्टिवनेस एक तरीके से ऐड की, तो वो तो बाद में मिला ना, तभी की तभी तो किसी ने यूँ नहीं कहा कि आपकी ऐड तो ये ख़राब है, ठीक है, और आप तक वो बात पहुंची हो, ऐसा तो नहीं हुआ। तो ये है। इसके बाद आता है लेस क्रेडिबिलिटी, कि देखो हर एक ऐड में सभी प्रोडक्ट्स जो भी कंपनीज ऐड कर रही हैं अपने अपने प्रोडक्ट्स की, वो यही बता रही हैं कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। तो अब देखो ऐड में क्योंकि बताएगी ही कंपनी अपने प्रोडक्ट को अच्छा, तो हम इस चीज़ को हमारे दिमाग में ये जाती है कि एडवर्टीजमेंट के में कहने से क्या होता है। तो क्रेडिबिलिटी जो है कहीं ना कहीं ऐड की कम है, कि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में साइड इफ़ेक्ट्स या कुछ हो रहा है तो वो थोड़ा बताएंगे, हमें ये लगता है पहले ही। ये है। इसके बाद आता है नॉट फिजिबल फॉर अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स, जिस प्रोडक्ट का कोई नाम ही नहीं है उसकी ऐड क्या कह के करेंगे आप। तो इसलिए हमने ये पढ़ा भी था कि एडवर्टाइजेबिलिटी पॉसिबल नहीं है उस प्रोडक्ट की जो अनब्रांडेड है। फोर्थ आता है इनफ्लेक्सिबल है ऐड। इसका रीज़न ये है कि ऐड में आपने अपनी बात तो जो कहनी थी कह दी, और आप ना ये देख रहे हो कि कस्टमर जिसको आप बात बता रहे हो कौन है, क्या बात बता रहे हो आप, उसमें कुछ चेंज कर दो अगर अगले के ऊपर कुछ और असर होता दिख रहा है। ये सब तो हम कर ही नहीं सकते, जबकि पर्सनल सेलिंग में हम ये सब कर सकते थे ना। तो इनफ्लेक्सिबल है, एक बार बना दी दिखा दी तो वो वही रहेगी फिर। ये है। इसके बाद है नॉट मच इफेक्टिव इफ नंबर ऑफ टारगेट कस्टमर्स इज़ वेरी स्मॉल, कि अगर बहुत ही कम लोग हैं
तो आप उनको वैसे ही जाकर बता दो ना, आपको ऐड करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि ऐड पर खर्च भी तो इतना सारा होता है। बहुत सारे लोगों को बताना है जब तो ठीक है, लेकिन अगर कम लोगों को बताना तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी वो, ये है। इसके अलावा नॉट मच इफेक्टिव फॉर टेक्निकल मैसेज, कि अगर कोई टेक्निकल मैसेज बताना है तो वो आप ऐड के थ्रू नहीं बता सकते, क्योंकि ऐड होती है कोई 20-30 सेकेंड की, 40-50 सेकेंड की, तो उसमें आप टेक्निकल मैसेज बताने लगोगे तो जैसे ही शुरू करोगे इतनी देर में तो ऐड ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए क्या है कि टेक्निकल मैसेज के लिए ठीक नहीं है ऐड करना। इसके बाद है लेस इफेक्टिव ड्यूरिंग लेटर स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जो लास्ट वाली स्टेजेस होती हैं वहाँ पर कस्टमर अवेयर भी हो चुका है, यूज़ भी कर चुका है, सब पता है उसको, तो वहाँ पर ऐड करने का कोई ज़्यादा फ़ायदा आपको नज़र नहीं आता, तो इसलिए करते भी नहीं है उस टाइम पर, ऐड ख़त्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इसके बाद है लेस इफेक्टिव इन केस ऑफ अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, कि अगर आपका प्रोडक्ट बिल्कुल कंपेटिटर का कॉपी है, बिल्कुल यूं का यूं सेम है, तो आप फिर क्या कहेंगे कि आपके प्रोडक्ट में क्या लग गया। आपके पास ऑप्शन ही नहीं होंगे ना बोलने के लिए ऐड में कि आप ये बताओ कि मेरे प्रोडक्ट में ये है, दूसरे वाले में नहीं है, ठीक है। तो कुछ खास होना चाहिए आपके पास। तो अनडिफरेंशिएटेड अगर आपका प्रोडक्ट, तो वहाँ पर आप क्या ऐड करोगे फिर उसकी, यह है। इसके बाद है सब्जेक्टिव मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ ऐड इफेक्टिवनेस, कि हम ये देखते हैं कि देखो हम कोई भी काम करते हैं तो हम उसकी इफेक्टिवनेस को जानने की कोशिश तो करते ही हैं, तो ऐड की इफेक्टिवनेस को भी जानने की कोशिश करते हैं हम, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि जो मेथड्स है ना, वो एक मेथड से जो इफेक्टिवनेस पता लग रही है वो दूसरे से उससे अलग ही रिजल्ट आ रहा है, तो ये तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ हो गई ना। तो इसलिए सब्जेक्टिविटी है मेथड्स के अंदर जो कि कन्फ्यूज़ करती है फिर, ठीक है। ये इसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ मीडिया क्लटर एंड ऐड अवॉइडेंस। हम ये देखते हैं कि मीडिया एक तो बहुत ज़्यादा हो गया, देखो चैनल्स कितने हो गए टीवी पर, न्यूज़पेपर कितने सारे आने लग गए हैं, ठीक है। तो अब ये बात हुई मीडिया बहुत ज़्यादा, फिर दूसरा हर एक मीडिया में इतनी ज़्यादा एड्स आती हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो अब इतनी सारी जब एड्स आती हैं, जो ये मीडिया क्लटर की समस्या हमारे सामने आ जाती है, तो जो कंज्यूमर है वो एक तो कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि ऐड देखना कोई पसंद नहीं करता। जैसे ही आपका फेवरेट प्रोग्राम चल रहा है उसमें कोई ऐड आएगी तो आपको अच्छा नहीं लगता, आप चैनल चेंज कर देते हो जैसे ही ऐड आती हैं, तो देखता नहीं कोई। तो ऐड क्लटर की समस्या एक बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या हो गई है। इसके बाद प्रॉब्लम ऑफ ऐड वार, एक ऐड वॉर भी चल रहा है। क्या है कि जैसे सनसिल्क की ऐड आ रही है, फिर साथ में ही क्लिनिक प्लस की आ रही है, फिर हेड एंड शोल्डर की आ रही है, तो कंफ्यूज कर दिया बिल्कुल कि कौन सा वाला खरीदें। इसी तरीके से पेप्सी और कोक में बहुत ज़्यादा ऐड वॉर चलता है, तो ऐड की इफेक्टिवनेस तो अपने आप ही खत्म हो गई कि आपने दिखाई तो भी तुरंत पेप्सी ने दिखाई, जब भी कोका कोला की ऐड आ गई। तो अब जो है ये दोनों कंपनीज़ का इसी वजह से ऐड पर एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस फिर कम हो जाती है, तो क्या फ़ायदा हुआ। तो ये लिमिटेशंस है कुछ ऐड की, जो हमेशा आपको दिमाग में रखनी है जब आप ऐड क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर, यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 7th चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है।